Hey friends, welcome back. This is me Monica Sharma and welcome to MS Bio Academy. I hope आप सभी सेफ होंगे अपने घर में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ MS Bio Academy चैनल पे। और पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इतने टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं अपने रूटीन शेड्यूल में, राइट। बट आई ट्राई टू पोस्ट एज मेनी videos as I can from henceforth. ओके, सो अब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए, राइट। तो ये हम आज से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के NCERT के क्वेश्चंस को, राइट। तो ये 2020-21 सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा, सो लेटेस्ट है, राइट। और इसके साथ साथ हम ना सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ा सा क्विक करने के लिए अपने जो चैप्टर्स हैं उनको जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएँ और जल्दी से जल्दी हम प्रिपेयर कर पाएँ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम साथ के साथ उन क्वेश्चंस के साथ ही चैप्टर्स को भी डिस्कस करते जाएंगे, मीन्स उन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली उनको हम डिस्कस करते जाएंगे और एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो डोंट वरी, क्वेश्चंस हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चंस के थ्रू जल्दी से स्टडी करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये NCERT आपके जो क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक्स हैं उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं हर चैप्टर के पीछे, उसके बेसिस पे। तो पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं आज, और चैप्टर 1 है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why is reproduction essential for organism? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि reproduction का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, reproduction मीन्स ये दो शब्दों का मिलके बना हुआ है, करेक्ट। एक तो री है और एक है प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, ठीक है, ओके, दोबारा से, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है, टू गिव राइज, राइट, यही मतलब हुआ इसका। तो दैट मीन्स यहां पे अगर हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन किसका हो रहा है, प्रोड्यूस हम किसको कर रहे हैं दोबारा से, ऑर्गेनिज्म को ही, ठीक है। तो सिंपल हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म किसको गिव राइज कर रहा है, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स के जिनको जन्म देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनके यंग वन बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, एग्जैक्ट नेम हम जो बायोलॉजी में यूज करते हैं वो क्या दे सकते हैं, ऑफस्प्रिंग, राइट। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है यंग वंस, करेक्ट। तो अभी मैं डेफिनेशन अगर बोलूं इसकी क्या होगी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, correct, it is a biological process in which one organism give rise to the young ones, or you can say it give rise to the offspring, right। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है। क्या कर रहा है रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को बना रहा है, राइट। तो दैट मीन्स अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, क्या अगर मान लो एक कोई स्पीशी है, राइट, वो स्पीशी कैसे जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, कैसे एग्जिस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रहा होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, दोबारा से प्रोड्यूस हो रहा होगा वो ऑर्गेनिज्म हर जनरेशन में, और वो कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, करेक्ट। सो रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, ताकि जो कंटिन्यूटी है स्पीशी की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो चलती रहे। क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूटी जो है, कंटिन्यूटी of species from one generation to another, right, ये चलती रहे, इसीलिए हमें ये रिप्रोडक्शन बहुत असेंशियल है। सोचिए, मान लीजिए अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, ये स्पीशी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक होगी नहीं, फाइनली क्या हो जाएगा, ये स्पीशी एक्सटेंट हो जाएगी, करेक्ट। तो
हमें अगर एक्सटिंक्ट नहीं कराना है किसी स्पीशी को, तो ऑब्वियसली हमें कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा एसेंशियल है उसके लिए, ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये स्पीशी कंटिन्यू रहे, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. करेक्ट. तो ये हो गया आपका आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एंड व्हाई? अब एक और चीज याद रखिए, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, हमने बोला रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को जनरेशन टू जनरेशन जनरेट करता रहता है, राइट, प्रोड्यूस करता रहता है. ये प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हो सकते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअली और सेक्सुअली का क्या मतलब है यहाँ पे? सेक्सुअली, नाम सुनिए, वर्ड देखिए आप, सेक्सुअली मीन्स सेक्स, मीन्स यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, मीन्स यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हैं, गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, राइट. गैमेट्स आपको पता है दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है. एक मेल पेरेंट से मेल गैमेट आएगा, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट आएगा. ये दोनों जब गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं आपस में तो क्या बना लेते हैं, ये जाइगोट बना लेते हैं. जाइगोट फाइनली माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करके क्या बनाता है, फाइनली एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बना लेगा, राइट. तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. ये कहलाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है. एसेक्सुअल, ए का क्या मतलब होता है, ए जहां पे भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है विदाउट. विदाउट सेक्सुअल मीन्स यहां पे नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट, कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. ऑल्सो यहाँ पे ना तो दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसको क्या नाम दिया जाता है, एक आपके वर्ड होगा यूनी पेरेंटल, राइट. यूनी मतलब सिंगल पेरेंट, और यहाँ पे क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो आप इसको बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, करेक्ट ना. अब ए सेक्सुअल में ना तो गैमेट्स इन्वॉल्व है, ए सेक्सुअल, राइट, एक पेरेंट इन्वॉल्व है. एक पेरेंट कैसे गिव राइज करता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा क्या करता है, नॉर्मल एक डिवीजन होता है यूं, और ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. और ये दोनों डॉटर सेल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, कोई डिफरेंस नहीं होता, ना तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चर में ना तो कोई डिफरेंस होता है, ना ही जेनेटिकली कोई डिफरेंस होता है, एग्जैक्टली सेम होते हैं. तो आप क्या बोलोगे, मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मीन्स स्ट्रक्चर में सेम, मॉर्फो मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे पेरेंट्स का था, ओके. एंड जेनेटिकली सेम, जीन्स भी जो होंगी, डीएनए जो होगा इनका, जीन्स जो होंगी वो एग्जैक्टली सेम टू सेम पेरेंट्स की होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये किसमें मैं बोल रही हूँ, ए सेक्सुअल में, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. लेकिन बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब कुछ जीन्स मेल की जा रही है, कुछ जीन्स फीमेल की जा रही है, जो ऑर्गेनिज्म हमारा फाइनली बनने वाला है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है दोनों की जीन्स का, मींस यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बन रहा है वो जेनेटिकली नॉट सेम एज पेरेंट, करेक्ट. यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जेनेटिकली यूनिक करेक्टर्स बना रहा है, खुद के करेक्टर्स अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर बन रहे हैं. तभी तो आपने देखा, अगर ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पापा की तरह दिखते हो या बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखते हो, नो. कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं हमारी पूरे फेस के अंदर, हमारे फिंगर्स के अंदर, स्ट्रक्चर उनके शेप्स में, साइज में, करेक्ट, हर चीज में हमारे चेंजेस होते हैं. वो वेरिएशंस क्यों आते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होती है, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि कुछ पार्ट हम हाफ पार्ट जो है, हाफ 50% हमने जीन्स कहाँ से इनहेरिट किए, अपने पापा से, और 50% हमने मम्मा से किए. तो ऑब्वियसली कुछ तो आप मिलोगे, मैक्सिमम आप मिलोगे, बट कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, कुछ हमारे अपने करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं. क्यों, क्योंकि फ्यूजन हुआ है दोनों जीन्स का, तो यहाँ पे यूनिक होते हैं जेनेटिकली. तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो दे आर नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट बट दे आर यूनिक टू देयर पेरेंट्स.
ओके अब यहाँ पे मैंने बोला क्यों हो रहे हैं यूनिक, क्योंकि वेरिएशंस जनरेट हुए। करेक्ट, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, चेंजेस जो हो रहे हैं जेनेटिक लेवल पे। अब ये चेंजेस जो होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? आपने सुना होगा जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ एनी स्पीशी, किसी भी स्पीशी का एवोल्यूशन, मान लो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो जो अर्ली मैन थे उनसे अब जो मॉडर्न मैन बने, फाइनली जो एवोल्यूशन हुआ है, ये जो वेरिएशंस आए हैं। एवोल्यूशन कैसे होता है? जब कोई जेनेटिकली वेरिएशंस आए हैं जीन लेवल पे। करेक्ट, तो वो अच्छे वेरिएशंस आए हैं। वो वेरिएशंस कैसे आए हैं? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस। तो पहले जो अर्ली मैन रहते थे वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ और थी, राइट। फिर जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती गई तो जीन्स के अंदर भी उनके चेंजेस आते गए। करेक्ट, म्यूटेशन हुआ, चेंजेस आए उनके जीन्स के अंदर, और बेसिकली हम फाइनली कहाँ पे रीच कर गए? अब जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसमें हम डेवलप हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है? ये बेसिकली एवोल्यूशन ही तो है। ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है? वेरिएशंस की वजह से। और ये वेरिएशंस क्यों हुए हैं? ये वेरिएशंस हुए हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वजह से। करेक्ट, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर, एसेक्सुअल और सेक्सुअल? सो यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल। करेक्ट, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या हो रहा है? एग्जैक्टली सेम जीन्स जा रही है पेरेंट वाली। तो दैट मीन्स अगर क्लाइमेटिक कुछ चेंजेस हुए तो वो क्लाइमेटिक चेंजेस को ये न्यू डॉटर सेल्स भी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भी सेम जीन्स हैं। तो इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस एडवर्स कंडीशंस को अडेप्ट कर पाए। करेक्ट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंजेस हुए तो हमारे जीन्स उन क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी उन्होंने बनाते गए, चेंजेस आते गए, वेरिएशंस आते गए। करेक्ट, तो आज हम जो मॉडर्न मैन है वो और बहुत सारी चेंजेस को आराम से अडेप्ट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। So that's why sexual reproduction is better as compared to the asexual reproduction, because in sexual reproductions the variations occur and these variations are required for the evolution to take place, or you can say for the survival or for the adaptation with respect to the changing adverse condition or changing climatic conditions. Correct? So ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। थर्ड है, why is the offspring formed by the asexual reproduction referred to as clone? Now clone का क्या मतलब होता है? clone का मतलब होता है exact identical। ओके, एग्जैक्ट आइडेंटिकल। एग्जैक्ट आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ? मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब अभी मैंने जैसे बताया स्ट्रक्चर में, और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है। मींस सेम टू सेम जीन्स जो पेरेंट में थी वही की वही होगी। तो मैंने अभी बताया था आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे कि अमीबा है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये कैसे डिवाइड करता है? नॉर्मली सेल डिवीजन हो जाता है इस तरीके से। तो नॉर्मली ये क्या होता है, जैसे ये अमीबा है, ये पेरेंट है हमारा, राइट। अभी क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, राइट, और ये हमारा न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो गया। करेक्ट, फाइनली यहाँ से टूट जाता है और ये हमें क्या मिल जाते हैं? दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं हमें। अब ये डॉटर सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की जैसे, सेम टू सेम होते हैं। इवन जीन्स भी, क्योंकि सेम न्यूक्लियस ही वही डुप्लीकेट होके दो में बस बट गया और मिल गया इनको, तो दैट मीन्स सेम टू सेम जीन्स प्रेजेंट है। करेक्ट, सेम टू सेम प्रेजेंट है। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं? ये दोनों भी आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। ट्विन्स मान लो, एक जैसे, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, क्योंकि सेम ही तो जीन्स है, सेम ही स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो दे आर आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स आल्सो एंड दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑल्सो। तो ऐसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम क्लोन, राइट। सो ये आंसर हो गया आपका। why is the offspring formed by the asexual reproduction referred to as the clone? Because they are genetically and morphologically identical to itself and also to the parent. Okay, let's move to the next question now. Question number 4 है, offsprings formed due to the sexual reproduction have better chances of survival. Why? Is this statement true always? Okay.
मैंने आपको बताया था अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेटर होता है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट? क्यों होता है बेटर? क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि वेरिएशंस जनरेट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और वेरिएशंस बहुत जरूरी है हमें अगर अडेप्ट करना है चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है ये जो वेरिएशंस आना, दैट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। करेक्ट? तो आप इसका आंसर ये दे सकते हो that offspring formed due to the sexual reproduction have better chances of survival because in the sexual reproduction the variations are generated, okay, and these variations are very much required for the evolution to take place, or you can say for the adaptability, for adaptation of any particular species or individual in certain adverse conditions. Right? Now, is this statement always true? So, अब इसका क्या जवाब होगा? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा सही होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, उससे सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाते हैं? क्या ये हमेशा सही है? तो इसका आंसर मैं आपको ये दूंगी कि आपने देखा होगा कि अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, ज़्यादा इजी होता है समझना में। ठीक है, अगर हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जा रहा है, क्या हमारे बेटर चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के? क्या हर कोई इंडिविजुअल हमारे अंदर हमेशा के लिए सर्वाइव करता रहता है? हाँ, ऐसा कभी होता है कि भैया अगर मान लो डेथ रेट लिखी है कि 80 तक होगी तो सारे के सारे क्या 80 तक जीते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के अंदर हो सकता है कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो, ओके, जेनेटिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूं, मान लो एक कोई डिसऑर्डर आप ले लो कोई सा भी, ठीक है, अगर कोई जेनेटिक डिजीज है आपके अंदर, अब ये जेनेटिक डिजीज क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ये भी जनरेशन टू जनरेशन। करेक्ट? मान लो आपके मदर के अंदर भी कोई एक जीन है जो डिफेक्टिव है, राइट, डिफेक्टिव जीन है, और फादर के अंदर भी कोई डिफेक्टिव जीन है, राइट, या फिर मान लो किसी भी एक के अंदर है, ओके, पर क्या आ रहा है आपके अंदर तो दोनों की जीन्स आ रही है, तो हो सकता है चांसेस हो कि आपके अंदर भी वो डिफेक्टिव जीन्स ट्रांसफर हो जाए। दैट मीन्स आप भी अफेक्ट हो जाओगे उस पर्टिकुलर डिजीज के साथ। करेक्ट? तो ये बेटर नहीं है हर वक्त। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि reproduction is better chances of survival, sexual reproduction have a better chances of survival, ये हमेशा ट्रू नहीं है। अगर कोई डिजीज कंडीशन है और वो जीन्स ट्रांसफर हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमारे नहीं होते। करेक्ट? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. How does the progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by the sexual reproduction? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेनी का क्या मतलब होता है? प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, राइट। तो जो ऑफस्प्रिंग जनरेट हो रहे हैं हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, या जो जनरेट हो रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये आपको बताना है। हाउ डज द प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये बताना है आपको। तो मान लीजिए ये हमारा एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग्स हैं और ये हमारे सेक्सुअल, यहाँ पे हम एक डिफरेंस ले लेते हैं इस तरीके से। तो अब आप ही बताइए मुझे ये किस तरीके से होंगे डिफर। अभी अभी हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। offspring, I'm so sorry for the spellings. Okay, so asexual offsprings कैसे होते हैं? वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। करेक्ट? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, right, and to themselves also, right, that's why इनका नाम क्या दिया गया था? क्लोन। बट यहाँ पे क्या होता है? दे आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, राइट। बट क्या होते हैं? ये जेनेटिकली
यूनिक। अच्छा, और क्या डिफरेंस हो सकता है? और आप बोल सकते हो कि ए सेक्शुअल ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं सिंगल पेरेंट से। करेक्ट, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है इनके फॉर्मेशन में। और यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन के जो प्रोजेनीज होते हैं या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, बाय पेरेंटल, रिमेंबर। तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये कैसे बनता है आप प्रोसेस बता सकते हो। मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं आपस में और फाइनली जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट डेवलप करता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो नॉर्मली ई सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरेट करता है। वो मेनली होता है या तो सेल डिवीजन के थ्रू हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं या तो बाइनरी फिजन, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाइनरी फिजन से कर सकते हैं ये, या फिर बडिंग के थ्रू कर सकते हैं। देन देयर इज वन मोर मेथड जो है तो है फ्रेगमेंटेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन से। ओके, सो बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये मेथड हैं इनके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, जिनसे प्रोजेनी इनके बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका किस तरीके से डिफर करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन में